हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की सारी बुक्स 6 से लेकर 10 तक। उसमें हम 2 बुक्स पढ़ चुके हैं, एक हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की 6 क्लास की, और अब हम पढ़ेंगे 6 क्लास की पॉलिट्री की बुक। पॉलिटी की बुक जिसका नाम दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, फर्स्ट 6 क्लास में। इसमें चैप्टर्स को इस तरीके से दिया हुआ है इकाई के रूप में। हर इकाई में 2 से लेके 3 चैप्टर दिए हुए हैं, जो दोनों 2 या 3 चैप्टर आपस में रिलेटेड होंगे। इन वीडियोस में हम उनकी रीडिंग कर रहे हैं ताकि आप अगर उनको ध्यान से सुने तो वो आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएंगे, और आपको एक सशरी दृष्टि से जो एनसीईआरटी अपनी किताबों के माध्यम से जो कहना चाहता है वो आप तक पहुंच पाएगा। तो इसमें इकाई फर्स्ट में देखें हैं तो दिया हुआ है इकाई फर्स्ट में जो भी अगर 1-2 जो भी चैप्टर हैं उनमें विविधता के बारे में बताया गया है। इसमें से इसकी विविधता में दिया हुआ है, शुरू में लिखा हुआ है, पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता दिखती हैं? यहाँ हमने सोच समझ कर विश्लेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है, जो पूरे पाठ में चलेगा, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी की सारी बुक्स में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया हुआ है। उस हिसाब से ये दिखता दिखती लिखा हुआ है। शिक्षा में लड़कियों के समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूपों में प्रयोग किया जाता है। ये मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसमें शामिल है। यहाँ हमने अपने यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है। इसी तरीके से हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या लिखा हुआ है आखिरकार। फिर है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसका नाम है विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, वही पहले वाली लाइन। क्या कोई साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? इस पाठ में आप पढ़ोगी कि लोग एक दूसरे के कई मामलों में भिन्न हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग क्षेत्रों में से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भिन्न होते हैं। वे भिन्नता हमारे जीवन में कई तरह के रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है, और विविधता या अनेकता हमारे जीवन में को किस प्रकार बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इन पाठों को पढ़ते हैं। आपको उम्र में आपकी उम्र में 3 बच्चों के ऊपर दिए गए चित्र बताए हैं, मतलब जो कि 6 क्लास के होते हैं उनके खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। ये कौन से चित्र दिए हुए हैं? ये 1, ये 2, ये 3। इसमें अपना अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य चित्रों के जैसा दिखता है? हो सकता है कि आप अपना चित्र इन तीनों में बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है।
अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ? कुछ भी, जो भी आप पसंद करते हो। मैं घर में खाली जगह में बात करती हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में। मेरा पसंदीदा खेल कुछ भी हो सकता है। मेरे खाली जगह के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। अपने अध्यापक की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होना होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते हों। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इससे अब तक आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं, तो कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग। फर्स्ट चीज ये भी है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो? नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और उसके बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि टूटे फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उस हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वो रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वो बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब तो कभी स्कूल नहीं गया। अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया कि था कि बत्ती हरी हो गई और मैंने पीछे गाड़ियों के हॉर्न के शोरगुल 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने पर आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वो फिर वहां पर था। वो मुस्कुरा रहा था मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए। उसने कहा, भैया आपका अखबार। ये बताइए सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। इसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी। मैं चल पड़ा। मैंने उससे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वो मेरठ में है और उसके साथ डस 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 बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरा साइकिल डगमगाई।
मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा या पवन। और पवन पुत्र कौन होते हैं जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया। अपना हाथ आगे बढ़ा। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके साथ हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान समीर हूँ। वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? फिर आगे है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न अगले फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि समीर दो आखिर गया कहाँ। यह पोइली सेन गुप्ता की कहानी द लाइटेस्ट चेंज पर आधारित थी। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी लग आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है। यहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई उन्होंने क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधताओं के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर दो अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। अपने संभवतः अपने इलाके आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती है। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसमें के बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का बहुत रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोग के पास न अवसर है और न जमीन, न पैसे, न संसाधन, तो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इन बंटवारों के आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण बाद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। उन त्योहारों की सूची बनाइए हो जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हो। समीर एक, समीर दो। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने अपने दोस्ती की और जो आपसे बहुत अलग हो और इसका वर्णन अपनी कहानी के रूप में करिए। समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? इसकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता, क्या नहीं? यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते। इस पर चर्चा करें।
तो जाति वगैरह हम पैदा होते हैं, बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर पैदा हुए हैं तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती है, और आप बस वही बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी तरह ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझता जाता था। उसमें गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह के खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, थोड़े बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। सूची बनाइए कि आपने भारत में अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए हैं, और अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जो आप कुछ शब्द भी जानते हो। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे, उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों को निकाल कर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिन की कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, यह सभी कहानियों यह कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा। और केवल सांप सीढ़ी खेल खेलते हों, मनोरंजन करते हों। तो ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस तरह जगह रहता है, जिस जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। आप सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा? उन 5 चीजों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह से सबसे ज्यादा हो लेगी। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही एक ही तरह के एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग। ये क्या है? भारत के लोगों के विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखिए। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 2 सवा 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों पर, ऊंट पर बैठकर जाते थे, फिर पैदल चलकर। अक्सर वे यात्राएं बरसने के खेती और बसने के लिए नई जगह की तलाश में या फिर व्यापार के लिए किया करते थे। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्होंने जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे।
लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजें वे पुरानी जगह ठर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास देखें तो पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन को सांस्कृतिक और उस संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों के से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते थे, उनसे उस उससे भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौगोलिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले की तरह विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। यह इन चीजों के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों का क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उनमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख या केरल कहाँ है। लद्दाख है सबसे ऊपर भारत के, वो यूं इस तरफ, और केरल है सबसे नीचे इस तरफ। पूरी स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पैसे से कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी सूची बनाइए। ये है लद्दाख का फोटो। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। लद्दाख जो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं। इनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इन इलाकों में पहुंचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यह काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ से था ये शुरू, शायद फिर से पढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ी में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग जाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। ये पश्मीना शालें बुनाई हो रही है, पश्मीना शाल की बुनाई करती हुई औरतें। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खासकर तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने के का ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले
यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत समृद्ध संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और इस पर नाटक खेलते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में है। ये केरल की एक तस्वीर में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इस पहाड़ियों का विविध प्रकार से मसाले और काली मिर्च, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाने जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण करते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज के से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, जो उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चंटी कहते हैं। इनमें चीन शब्द इस बात का और इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ये क्या है? ये है केरल में मनाए जाने वाले एक त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है, नाव प्रतियोगिता। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों की क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केरल बीते हुए कल की तरह नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। हमने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों को फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो,
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। नीचे एक कविता के रूप में दिया हुआ है कि दिल खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन भून के हमारे गोली खा के सोए, जलिया बाग में हम सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, हिंदुओं मुसलमानों की और होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा। यह है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चला दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। इनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उनसे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधताओं के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिक्रमा की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई हुई चीज नहीं है, बल्कि ये भारत की बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधताओं को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान जिस तरह से एकता का वर्णन करता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ खत्म। नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।